इस वीडियो में कृषि विज्ञान केंद्र पिलखी मऊ के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसको आप भी सुने। मैं आप लोगों को आज एक विशिष्ट व्यक्ति से मिलाना चाहूँगा जो किसानों के कल्याणकारी काम के लिए बहुत अधिक तन मन और धन से जुटे हुए हैं। इसमें हम आज के दिन डॉक्टर लालचंद वर्मा, साइंटिस्ट एंड हेड कृषि विज्ञान केंद्र पिलखी मऊ उत्तर प्रदेश के से मुलाकात के बारे में आपको बताएंगे और इनसे सीधे ही हम बात करेंगे। अब आप उनके बारे में आप सुनिए, अपने बारे में बताइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर एल.सी. वर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं हेड कृषि विज्ञान केंद्र पिलखी मऊ। यह संस्थान आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या द्वारा संचालित है एवं भारत सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित है। यह किसानों के हित में किसानों की आय को दुगनी करने के लिए सतत प्रयासरत है, जिसमें किसान की आय को बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। ये एक योजना है फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन। इसमें क्या होता है डॉक्टर साहब? फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन में को अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन भी कहा जाता है। जो कृषि की तकनीकियाँ कृषि संस्थानों में डेवलप होती हैं, वो चाहे जहाँ भी डेवलप हों, किसानों के लिए उपयोगी हैं। उन्हें किसानों के बीच में जाकर उनके प्रक्षेत्र पर एक प्रदर्शन लगाया जाता है। जैसे ये धान का सीजन चल रहा है और हम उनके खेत में नई तकनीक, जैसे बीज है, गुणवत्ता युक्त बीज को उनके खेत में नई तकनीक द्वारा बोएंगे। नई तकनीक जैसे DSR एक तकनीक है, डायरेक्ट सीडेड राइस, तो वो करेंगे और उतने ही प्रक्षेत्र में हम उनके प्रक्षेत्र को उनको ट्रेडिशनल मेथड से करने के लिए बोलेंगे और आगे चल करके वो दिखाया जाएगा कि देश दुनिया की जो तकनीक निकलती है विश्वविद्यालयों से और शोध संस्थानों से, उसमें क्या अंतर है और उनके ट्रेडिशनल में क्या अंतर है, जिससे वो उसको देखकर अपना लेते हैं और उनकी वृद्धि किसानों के लिए अच्छी होती है। तो डॉक्टर साहब, किस फसलों में इसको आप अपनाएंगे वहाँ पर? ये सभी फसलों के लिए होता है और सरकार द्वारा सभी फसलों की अलग अलग योजनाएं भी चलाई जा रही हैं और ये तकनीक सब फसलों में होती है। गेहूं में है, धान में है, पल्स में है, गन्ने में है। जो भी फसल की नई टेक्नोलॉजी हम किसानों को देना चाहते हैं, उस फसल का इस्तेमाल करके हम फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन से उनको बताते हैं। तो इसमें क्या उन्नतशील बीजों का बहुत बड़ा योगदान है क्या इसके अंदर? जो बीज कृषि संस्थानों से निकलते हैं वो किसान के द्वार तक कैसे पहुंच जाएं, इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र एक मूलभूत कड़ी है और वह बीज किसानों के खेत में पहुंचता है, तभी वैज्ञानिकता उसमें अच्छी परिलक्षित होती है। तो उत्तम किस्म का बीज ही खेती का सबसे मूलभूत आधार है। यदि बीज अच्छा मिल गया तो किसानी अपने आप में आधी सफल हो जाती है। तो पिलखी मऊ उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपका कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ के किसानों के लिए कुछ आप बताएं कि कौन सी उन्नतशील जातियाँ ये गेहूं और धान में उपयोग में लानी चाहिए? अभी धान का सीजन है। खरीफ ऋतु में कृषि विज्ञान केंद्र पिलखी मऊ किसानों के दरवाजे तक पहुंच चुका है, जिसमें नई वैरायटी जो सांभा की है, जिसको बासमती का इम्प्रूव्ड वैरायटी है, वो बिल्कुल इस समय सबसे लेटेस्ट वैरायटी है। पूसा सांभा 1850 वहाँ के 200 किसानों में ये बांटी गई है और ये फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से इनकी उत्पादकता उनको दिखाई जाएगी और उस डायरेक्ट दिल्ली का जो IARI है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, वहाँ से मऊ के किसान जुड़ चुके हैं। अच्छा, इसमें तो जैसे आप बताए हैं कि धान के लिए है, गेहूं के लिए कोई ऐसी वैरायटी बताइए, जबकि उसकी तो अभी 6 महीने बाद ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कोई गेहूं की वैरायटी? गेहूं का सीजन रबी सीजन में आता है, उसके लिए भी कृषि विज्ञान केंद्र पिलखी जो है, ये धान के तरीके ही नई वैरायटियों को लेकर के उनके क्षेत्र में जाता है। जो इस समय
नई अलग अलग समय पे वो नई वैरायटियाँ आती रहती हैं और उस समय जो लेटेस्ट वैरायटी आएगी उसको हम लोग किसानों को देते हैं। अच्छा, उस समय पता चलेगा? उस समय ही देते हैं और उसी समय जो बड़े संस्थान हैं जैसे व्हीट एंड बार्ली रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, ये सब उसी समय संपर्क करते हैं और अपनी नई प्रजाति की वैरायटियों को किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से अनुरोध भी करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप इसके पहले कहाँ पर थे और क्या आपका अचीवमेंट रहा है जिससे कि आप यहाँ पर परिवर्तन करेंगे? यहाँ कुछ कमियाँ देख रहे हैं, कुछ आपके सामने कष्ट आए होंगे क्योंकि क्षेत्रीय कुछ समस्याएं आती हैं यदि आप नई चीज़ पूरा करते हैं तो इसके बारे में बताएं कि क्या वहाँ था कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपके बारे में लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कमी है जिसको आप पूरा करेंगे? देश बड़ा है और ये विविधीकरण का देश है। जगह जगह पर पानी और जलवायु ये सब बदलती रहती है। इसके पूर्व में हम कृषि विज्ञान केंद्र सिद्धार्थनगर में थे। वहाँ की क्लाइमेट पूर्वांचल के मऊ जिले से काफ़ी अलग है। वहाँ पर वो तराई एरिया है जहाँ पे खरीफ के सीजन में धान का काला नमक वैरायटी बहुत अच्छी है। वहाँ पर हमने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के सहयोग से पूसा 1638 नाम की एक वैरायटी डेवलप की है जो बौनी किस्म की है और उसका उत्पादन 46 कुंतल प्रति हेक्टेयर तक है और किसानों में काफ़ी लोकप्रिय है और इसका मार्केट वैल्यू भी मार्केट में फ्लिपकार्ट और अमेजन के थ्रू बिकता है तो 300 रुपया किलो के आसपास है जो वहाँ के किसान डायरेक्ट बेचते हैं। और इसके बाद हमारा स्थानांतरण मऊ कृषि विज्ञान केंद्र में हुआ। वहाँ की स्थितियाँ काफ़ी प्रतिकूल थी, लेकिन अभी कृषि विज्ञान केंद्र मऊ मछली के क्षेत्र में और सीरियल के क्षेत्र में जिसमें धान गेहूं आता है, पल्स के क्षेत्र में, मशरूम के बारे में, हाँ, उड़द मूंग और अरहर का अच्छा कार्य किया है। मशरूम की एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला कृषि विज्ञान केंद्र पिलखी मऊ में बन रही है। वहाँ के क्षेत्रीय लोगों के लिए ये वरदान साबित होगी और वहाँ से मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मशरूम के बीज को स्पान कहा जाता है, उसका उत्पादन वहाँ किया जाएगा और किसानों के बीच में फ्री में दिया जाता है, निःशुल्क वितरण किया जाता है। अच्छा, आजकल डॉक्टर साहब देख रहे हैं कि नेचुरल जो प्राकृतिक खेती के बारे में बहुत अधिक सरकार के तरफ से झुकाव दिया जा रहा है। आप एक वैज्ञानिक हैं और मेरे को पता चला है कि अभी आप जो है एक कॉन्फ्रेंस से जो है लौटे हैं और इसके बारे में ज़रा हमको बताइए कि ये कितना तक किसानों के लिए बहुत उपयोगी है और इन्वायरमेंट के लिए, और दूसरा यह कि क्या कृषि विज्ञान संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र पिलखी मऊ के क्षेत्र में इसको किया जा सकता है और क्या इसकी पुष्टि हो चुकी है ऊपर से वैज्ञानिकों के द्वारा कि अभी कोई कमी है? कृषि विज्ञान केंद्र पिलखी मऊ बड़े संस्थानों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। जहाँ तक बात कॉन्फ्रेंस की है, ये कृषि विज्ञान केंद्र का राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसमें नेचुरल फार्मिंग पर ज़्यादा जोर दिया गया है। यहाँ किसानों के मन में एक ऐसा भ्रम है कि पहले जैविक खेती आई फिर प्राकृतिक खेती आई। दोनों में जो खास अंतर है ये है कि जैविक खेती में आप किसी भी पशु के गोबर मूत्र से कोई भी चीज़ सड़ा करके, जैसे वर्मी कंपोस्ट, नाइट्रम कंपोस्ट का उपयोग कर जो खेती करते हैं उसे जैविक खेती कहा जाता है। लेकिन नेचुरल फार्मिंग जिसको प्राकृतिक खेती कहा जाता है, ये सिर्फ देसी गाय पर आधारित खेती है। तो क्या देसी गाय रखना जरूरी होगा उस किसान को यदि प्राकृतिक खेती करना है तो? यदि प्राकृतिक खेती करना होगा तो देसी गाय जैसे साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी, थारपारकर, इन सब गायों को रखना आवश्यक होता। जो विदेशी गाय हैं जिसमें हॉलस्टीन फ्रीजियन, रेड डैन, जर्सी आती हैं, इनको रखना आवश्यक नहीं है क्योंकि इनके गोबर में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो अपने देसी गाय के में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से काफ़ी भिन्न होते हैं। अच्छा। और वो
हमारे ज़मीन को उर्वरा शक्ति वो ताकत नहीं दे पाते हैं जो देसी गाय देती है। तो इसके बारे में तो काफ़ी चर्चा हुई, तो इसके बारे में पुष्टि हो चुकी है क्या आईसीआर ने? अभी गवर्नर गुजरात द्वारा 200 एकड़ में कुरुक्षेत्र क्षेत्र में एक खेती की जा रही है। अच्छा। उनके द्वारा ये पुष्टि की जा रही है कि प्राकृतिक खेती काफ़ी अच्छी है और उत्पादन रासायनिक और जैविक की अपेक्षा उससे ज़्यादा अधिक है, लेकिन अभी किसी वैज्ञानिक द्वारा इसकी पुष्टि नहीं आई है और ये कार्य हो रहा है। इसके लिए कार्य हो रहा है, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र पिलखी मऊ पिछले 1 साल से, मतलब 2 सीजन से, खरीफ के सीजन में सरजू 52 धान की प्रजाति लगाई गई थी, जो प्राकृतिक खेती के तौर पर उसको जीवामृत तैयार कर किया गया था और वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उत्पादन उसके अनुरूप अभी पहली साल होने के कारण भरपूर नहीं था। यह तकनीक गेहूं में अभी सफल नहीं है। जब तक आप करीब 2 से 3 साल तक प्राकृतिक खेती नहीं कर लेंगे तब तक ये पूर्ण उत्पादन नहीं देगी। और पिलखी पर जो गेहूं पर शोध किया गया था वो अभी पहली साल होने की वजह से पर्याप्त उत्पादन नहीं मिला है, लेकिन धान का उत्पादन संतोषजनक था। अब फिर उस पे धान पर इस सीजन में किया जाएगा, जिसके लिए जीवामृत तैयार किया जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो आपका कृषि विज्ञान केंद्र है, इसकी वित्तीय सहायता जो है क्या किस यूनिवर्सिटी से इसका जो है आपकी संबद्धता है, जहाँ से आपका प्रशासनिक व्यवस्था की जाती है? ये पूरे देश में 731 कृषि विज्ञान केंद्र है, तो इसकी अलग अलग प्रशासनिक संरचना है, जिसमें एनजीओ द्वारा भी ये चलाया जाता है। अच्छा। कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा भी चलाया जाता है और 70% के आसपास कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा चलाया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र पिलखी मऊ आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के जुरिडिक्शन में आता है। जहाँ तक बात वित्तीय व्यवस्था की है, तो ये ICAR जो इसकी हेड ऑफिस दिल्ली में है, उसके द्वारा बजट का प्राविधान होता है, जिसकी ICAR के ऑफिस कानपुर को एक जोन में परिवर्तित किया गया है, जिसे जोन 3 कहते हैं, और इसका नाम अटारी है। कृषि तकनीकी प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कानपुर के नाम से जाना जाता है और वहाँ से इसकी वित्तीय व्यवस्था होती है और प्रशासनिक व्यवस्था कृषि विश्वविद्यालय करता है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया आपने बताया। ये किसानों के लिए बड़े फायदे की चीज़ होगी और यदि वो आपसे मिले तो आपसे जो है बहुत अधिक जो है ज्ञान उनको प्राप्त हो सकता है और आपके कार्यक्रम सफल हुए। हम इसकी शुभकामना आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कृषि विज्ञान केंद्र पिलखी मऊ से मिलने के लिए आप वहां आकर संपर्क कर सकते हैं या गूगल में जाकर कृषि विज्ञान केंद्र पिलखी मऊ में वहां भ्रमण कर सकते हैं और जो पर्सनल नंबर्स हैं उसमें 7376163318 पर वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष से संपर्क कर अपना समाधान ढूंढ सकते हैं। अभी डॉक्टर लालचंद वर्मा जी जो साइंटिस्ट एंड हेड कृषि विज्ञान केंद्र पिलखी मऊ उत्तर प्रदेश के हैं, उनसे आपने सभी बातें सुनी और मैं किसान भाइयों को यह बताना चाहता हूं कि जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया है अपना फ़ोन नंबर, उसके ऊपर संपर्क कर सकते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र पर खुद जाकर और कई ज्ञान वाली बातें प्राप्त करके अपने जो भी प्रक्षेत्र है उससे अपनी आय को दुगना कर सकते हैं। तो यह वार्ता अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें।